टाइटैनिक से भी बड़ा जहाज आखिर समुद्र में एक पत्थर टकराने की वजह से कैसे डूबा, और जहाज डूबते ही सबसे पहले कैप्टन लाइफ बोट लेकर क्यों भाग गया। 13 जनवरी रात की 9:45 एक क्रूज शिप शैलो वाटर में एक पत्थर से टकराती है। टकराते ही क्रूज के अंदर अफरा तफरी मचने लगती है। लोग लाइफ बोट्स उतारने लगते हैं और अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदने लगते हैं। इस अफरा तफरी के आधे घंटे में आधे से ज्यादा क्रूज पानी में डूब जाती है। दोस्तों, मैं किस क्रूज की बात कर रहा हूँ? टाइटैनिक? बिल्कुल नहीं। 1912 में टाइटैनिक के डूबने के ठीक 100 साल बाद 2012 में एक और उतना ही बड़ा जहाज डूबा था। इसका नाम था कोस्टा कॉन्कोर्डिया। टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराया था और कोस्टा कॉन्कोर्डिया एक पत्थर से टकराया था। लेकिन इतने सालों बाद और इतनी टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के बाद भी आखिर इतनी बड़ी क्रूज शिप के इस तरह डूबने के पीछे क्या कारण था, आइए जानते हैं। दोस्तों, कोस्टा कॉन्कोर्डिया आखिर थी क्या? कोस्टा कॉन्कोर्डिया को बिल्ड किया था इटालियन शिप बिल्डिंग कंपनी फिंक्टरी ने, जिसे बनाने में उन्हें पूरे 2 साल लग गए थे। और अगर मैं इस क्रूज के फीचर्स, फैसिलिटीज और उसके अंदर क्या क्या चीजें थी, इन सब की बात करूं, तो टाइटैनिक जो अपने समय की सबसे बड़ी शिप थी, कोस्टा कॉन्कोर्डिया उससे भी काफी बड़ी शिप थी। टाइटैनिक का लेंथ 882 फीट 8 इंच और 92.5 फीट थी। रिस्पेक्टिवली और ग्रोस टनेज 40,328 टन का था। वहीं पर अगर मैं कोस्टा कॉन्कोर्डिया की बात करूं तो इसका लेंथ 951 और 116 फीट रिस्पेक्टिवली था और ग्रोस टनेज था 1,12,000 टन। टेक्निकल और इंजन कैपेसिटी की अगर बात करें तो कोस्टा कॉन्कोर्डिया में 6 इंजन लगे हुए थे और टाइटैनिक में सिर्फ 2 ही इंजन थे। टाइटैनिक पुराने जमाने की शिप की तरह कोल पावर थी और कोस्टा कॉन्कोर्डिया डीजल पावर, और दोनों की टॉप स्पीड 42.56 किलोमीटर पर आवर थी। अब अगर हम दोनों जहाजों के पीपल कंपेयरिंग कैपेसिटी की बात करें तो टाइटैनिक में मैक्सिमम 3,547 लोगों की सीट्स थी, यानी कि उन्हें अकोमोडेट किया जा सकता था। और वहीं पर कोस्टा कॉन्कोर्डिया की मैक्सिमम पैसेंजर्स कैपेसिटी 4,890 लोगों की थी। टाइटैनिक में सिर्फ 840 रूम्स थे और वहीं पर कोस्टा कॉन्कोर्डिया में 1502 रूम्स थे। दोस्तों, टाइटैनिक को हम लग्जरियस क्रूज मानते, मगर कोस्टा कॉन्कोर्डिया की लग्जरी टाइटैनिक से भी एक लेवल ऊपर की थी। उसमें 55 केबिन डायरेक्टली एक्सेस कर सकते थे, 5 रेस्टोरेंट्स, 13 लॉन्जेस और बार, 40 सिनेमा, 5 जकूजी और 4 स्विमिंग पूल थे, जिसमें से 2 में सनरूफ थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उस समय का सबसे एक्यूरेट ग्रांड प्रिक्स कार सिमुलेटर भी यहाँ पर मौजूद था। ये सब देख के एक बात तो क्लियर थी कि कोस्टा कॉन्कोर्डिया में अनबिलीवेबल लग्जरियस थी। मगर क्या लगता है आपको, इन सभी लग्जरियस का कॉस्ट क्या होगा? इसमें ट्रेवल करने के लिए एक्सटर्नल टिकट की प्राइस है 1,11,375 रुपए पर पर्सन और बालकनी वाले का प्राइस 1,25,089 रुपए पर पर्सन। अब इतनी महंगी टिकट वो ही अफोर्ड कर पाएंगे जिनके पास सोना ही सोना हो या फिर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो। ये तो बात हुई कि शिप कैसे दिखती थी और क्या क्या अफोर्ड करती थी और कितने में अफोर्ड करती थी उसकी बात। लेकिन ये शिप तो डूबने के बाद फेमस हुई। टाइटैनिक ने ओशन में एक आइसबर्ग को हिट किया था और इस शिप ने एक पत्थर को, और ये सुन के आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आएगा कि समुद्र के बीचों बीच एक पत्थर आखिर कहां से आया? तो दोस्तों, ये शिप समुद्र के बीचों बीच नहीं थी, बल्कि ये कोस्ट के काफी करीब थी। शैलो वाटर्स में 13 जनवरी 2012 की रात 9:45 पर रीफ के एक रॉक से इस शिप का कोलाइजन हुआ। कोलाइजन के बाद शिप में 53 मीटर लंबा छेद हो जाता है और बाहर का पानी अंदर आने लगता है। इस वजह से शिप के अंदर की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है और नतीजतन लाइट चली जाती है। रात 10:45 तक अथॉरिटीज को एक्सीडेंट के बारे में बताया भी नहीं जाता। यहाँ तक कि इवैक्यूएशन ऑर्डर्स भी बहुत ही लेट दिए जाते हैं। और टाइटैनिक तो ओशन में 3,657 मीटर डीप डूबी हुई है, लेकिन कोस्टा कॉन्कोर्डिया कोलाइजन के करीब आधे घंटे बाद गिगली पोर्टो के शालो वाटर्स में राइट साइड से आधी डूबने लगी। लेकिन इतनी बड़ी शिप आखिर इतने शालो वाटर्स में कैसे डूबने लगी? दोस्तों, ये डूबने लगी अपने कैप्टन की वजह से, कैप्टन फ्रैंक शेंटिनो, जिन्होंने ऑलरेडी ये रूट ट्रेवल किया था और इसीलिए कॉन्फिडेंस के चलते वो पूर्व निर्धारित मार्ग से हटके शिप को ऑफ कोर्स ले गए और कोर्स के काफी ज्यादा करीब जाने की वजह से एक पत्थर से हिट कर गया। तो अब सवाल ये आता है कि क्या उन्हें रडार में ये नहीं दिखाई दिया? तो दोस्तों,
कैप्टन ने नेविगेशन सिस्टम ही बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ये रूट इतनी बार ट्रेवल किया था कि उनका ये कहना था कि वो उसे सिर्फ अपनी आंखों की मदद से भी नेविगेट कर सकते हैं। लेकिन उन्हीं के एक क्रू मेंबर्स ने बताया कि उस दिन उन्होंने अपनी आंखों पर चश्मा भी नहीं लगाया था। लेकिन जैसे ही शिप डूबने लगी, इसका कैप्टन एक बोट लेकर भाग गया। अब कैप्टन के ना होने की वजह से क्रू को इवैक्यूएशन के ऑर्डर्स बहुत ही लेट मिले, बट क्रू के कुछ मेंबर्स ने ऑर्डर्स के आने से पहले ही लाइफ बोट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। पैसेंजर्स, जिसमें से ज्यादातर इटालियन, जर्मन, इंडियंस और बाकी काफी नेशनलिटीज के लोग थे, उन्हें रेस्क्यू करने के लिए लाइफ बोट्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन उसी के साथ इटालियन कोस्ट गार्ड, नेवी और एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टर्स भी वहां पर यूज किए गए, जहां पर शिप के डूबने के 30 मिनट्स में ही शिप को बचाया जाना चाहिए। वहीं पर कोस्टा कॉन्कोर्डिया को बचाने में पूरे 6 घंटे लगे। मगर इन रेस्क्यू ऑपरेशन और इवैक्यूएशन के बाद आखिर वो शिप का क्या हुआ? तो दोस्तों, 2012 में ये शिप आधे डूबी हुई थी और 2017 में इस शिप की लास्ट स्क्रैपिंग हुई। इस प्रोसेस के इतने लंबे चलने के पीछे कुछ रीजंस थे। इस शिप के सिंक होने के बाद इसे अलग अलग फेस में निकाला गया। सबसे फर्स्ट स्टेज था रिफ्यूलिंग का। शिप्स को सैल्वेज करते समय ऑयल स्पिल ना हो और अंडर वाटर लाइफ फॉर्म्स को हार्म ना पहुंचे, इसलिए एक फ्लोटिंग एयर बैरियर लगाकर सबसे पहले शिप्स की रिफ्यूलिंग की जाती है। अब इस केस में इस प्रोसेस को करने में पूरे 2 महीने लग गए। सेकंड प्रोसेसिंग था राइटिंग, रीफ्लोटिंग और रिमूवल का। रिफ्यूल हो जाने के बाद 2013 में इसे वापस सही से खड़ा करने का प्रोसीजर शुरू कर दिया गया और उसके बाद इसे वापस से फ्लोट कराया गया, जिसे कहते हैं रीफ्लोट। और शिप के साइड पर केबल्स और पार्शियली फिल्ड स्पॉन्सर्स जो कि वाटर में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो लगाए गए और आखिरकार 2014 में इसे वापस अपनी असली जगह पर लाया गया। थर्ड प्रोसेस था स्क्रैपिंग का। जेनोवा पहुंचने के बाद स्क्रैपिंग में आने के बाद भी इसे 3 साल लग गए इस प्रोसेसर को खत्म होने में और 2017 में जाकर 90% शिप को रिसाइकल कर दिया गया। इसमें कुल मिलाकर 8000 टन के मटेरियल्स को डिसमेंटल किया गया और इतना सारा समय लग गया इतने बड़े शिप को सैल्वेज और स्क्रैप करने में। लेकिन इस बीच कंपनी पर इस हादसे के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, आइए वो भी जान लेते हैं। एक्सीडेंट की तुरंत बाद कंपनी के शेयर 16% तक इमीडिएटली गिर गए और उन्होंने बताया कि $95 मिलियन का तो लॉस उन्हें सिर्फ ऐसे ही हो गया। और तो और शिप के इंश्योरेंस एक्सेस में उन्हें $30 मिलियन भरने पड़ गए और उन्होंने क्रिमिनल ट्रायल को अवॉर्ड किया 1.31 मिलियन का फाइन भर के। और इस पूरे डिजास्टर का कॉस्ट कंपनी को $2 बिलियन तक का पड़ा। सामने की तरफ शिप को बनाने के लिए $570 मिलियन की कॉस्ट से 3 गुना ज्यादा था। बट सिर्फ इतना ही नहीं, अब तक कंपनी ने ऑलमोस्ट सारे केसेस आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लिए थे। लेकिन दिसंबर 2021 में एक इटालियन कोर्ट ने कंपनी से इस डिजास्टर के एक पैसेंजर्स को $1,02,000 का कंपेंसेशन अवार्ड करवाया। और प्रिजन का टाइम क्या सिर्फ कप्तान को मिला या और एम्प्लॉइज को भी? दोस्तों, कैप्टन के साथ 5 और लोगों को गिल्टी करार दिया गया। उसमें से एक कंपनी का एम्प्लॉय था और 4 क्रू मेंबर्स। कंपनी के क्राइसिस डायरेक्टर को डायरेक्टली चार्ज किया गया और क्रू के केबिन सर्विस डायरेक्टर, फर्स्ट ऑफिसर, हेल्थ मैन जो कि शिप को स्टीयर करता है, और थर्ड ऑफिसर को भी गिल्टी चार्ज किया गया। दोस्तों, ये तो क्रू और कंपनी वाले थे। कप्तान का तो ट्रायल अलग से किया गया और उसमें उसे 16 साल की सजा सुनाई गई। 2011 से 2020 तक 876 शिपिंग लॉस हुए और सिर्फ 2020 में 49। इन शिप्स की लॉस की वजह जनरली सिक्योरिटी, प्राइवेट या फिर कैप्टन्स होते हैं। और इसी चीज पर 2021 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह डिस्कस किया गया था कि रिस्क मैनेजमेंट, क्लीनर शिप्स और बेटर सिक्योरिटी से इंसिडेंट्स और कम किए जा सकते हैं। पर आज 2023 हो गया है और आज तक इतने शिप एक्सीडेंट्स कैसे हो रहे? इतने स्ट्रॉन्ग रडार और नेविगेशन सिस्टम होने के बावजूद फ्लाइट एक्सीडेंट्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू शिप एक्सीडेंट्स। आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और इस वीडियो को आप अपने तक सीमित ना रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे सबसे पहले। और आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना। धन्यवाद।